Hello, good morning everyone. This is Dr. Swagat Shah, Skin Plus, Nandurbar. Uh, First of all, sorry, session थोड़ा लेट चालू हुआ because of some technical issues. Uh, First of all, wish you all very happy दशहरा. एंड आज हम एलोपेशिया मीन्स हेयर लॉस पे बात करने वाले हैं. तो बेसिकली हाँ, सो हेयर लॉस इन जनरल टर्म्स एंड मैं आपके साथ कुछ हेयर केयर टिप्स और हेयर लॉस के ओवरऑल कॉजेस और उसके बारे में ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ. हाँ, तो हेयर लॉस मेल फीमेल दोनों को हो सकता है और उसमें दो टाइप के मेन कॉजेज होते हैं. फर्स्ट इज़ जेनेटिक एंड सेकंड इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर्स. तो जो जेनेटिक है दैट इज़ बिकॉज ऑफ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. जैसे आपके फैमिली में आइदर ऑन मैटरनल साइड और पैटर्नल साइड अगर किसको बॉल्डनेस है तो यू आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज. दैट मीन्स आपको वो होने के चांसेस है. आपको पक्का वो होने वाला ही है ऐसा नहीं रहता, बट यू आर मोर प्रोन टू डेवलप बाल्डनेस एज कम्पेयर टू नॉर्मल लोग. ठीक है. और दूसरा एक मेन रीज़न है जो कि हार्मोनल. जो एंड्रोजेनेटिक हार्मोन्स रहते हैं मीन्स एंड्रोजन्स रहते हैं, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, दैट इज़ द मेन कल्प्रिट ऑफ मेल पैटर्न बाल्डनेस. और वो फीमेल में भी होता है जिसको हम फीमेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं. तो टेस्टोस्टेरोन को डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन मीन्स डीएसटी में कन्वर्ट होने की वजह से जो हमारे हेयर की साइज़ रहती है, थिकनेस रहती है, वो कुछ दिनों में वो थीन होके फिर वो मिनिएचराइजेशन ऑफ हेयर होता है और उसकी वजह से फिर फॉलिकल में से हेयर निकल जाता है और जिसे हम फिर आफ्टर मीन्स दिस इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड आफ्टर सम ईयर्स हमें वो बॉल्डनेस के रूप में दिखता है. और फीमेल्स में भी ये हो सकता है और जिसमें फीमेल्स में भी एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, पीसीओडी ये सब हार्मोन्स की वजह से वो एक्ट करता है और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस होता है. सेकंड उसमें तो ये हो गया मेल पैटर्न बाल्डनेस विच इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. और दूसरा है अपना डीएसटी मीन्स टेस्टोस्टेरोन मीन्स एंड्रोजेनेटिक रीज़न हार्मोनल, इसीलिए उसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं. हाँ, उसमें फिर आपका हेयर का जो क्राउन एरिया है और ये जो हेयर लाइन है रिसीडिंग, वो हेयर लाइन रिसीडिंग स्टार्ट होता है. लेकिन ये तुरंत नहीं होता है, तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये होता है. ठीक है. फीमेल्स में बात करेंगे तो फीमेल्स में मेनली एक हो गया है कि जहाँ पे पीसीओएस, आपको थायराइड या अदर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो उसके लिए बाल्डनेस होता है. फीमेल्स में जो बाल्डनेस रहता है वो बेसिकली यहाँ पे होता है विच इज़ कॉल्ड एज यानी क्रिसमस ट्री पैटर्न बोलते हैं, जो ऐसा थिनिंग होता है स्टार्टिंग में, तो उसकी वजह से होता है. ठीक है. अभी उसमें और एक है जो जिसको हम टीलोजन इफ्लुएम कहते हैं. तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पोस्ट स्ट्रेस या कोई भी आपकी इलनेस हो पोस्ट प्रेगनेंसी, तो दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बॉडी के लिए हेयर हैज़ नो इम्पोर्टेंट फंक्शन एक्सेप्ट फॉर कॉस्मेटिक रीजंस. तो हेयर के लिए न्यूट्रिशन की कोई भी कमी रहेगी तो सबसे पहले वो बाकी सारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है जैसे लीवर, किडनी, ब्रेन, उसको वो न्यूट्रिशन मिलेगा. और फिर न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से बैलेंस रहा तो देन वो बालों को मिलेगा. तो जनरली कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है जैसे विटामिन D3, B12, ट्रेस एलिमेंट की डेफिशिएंसी, कॉपर, सेलेनियम और बाकी सब, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है. ठीक है. अभी इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि आपको हेयर लॉस हो रहा है या हेयर लॉस मीन्स हेयर शेडिंग हो रहा है. तो अगर आपके 5-50 बाल गिर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट हेयर लॉस. हाँ, अगर मीन्स दैट इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल थिंग जिसमें आपको इतने बाल गिरना नॉर्मल है, जो बॉडी का वियर एंड टेयर है, क्योंकि हेयर साइकिल रहता है तो उसमें शेडिंग फेज आता है जिसकी वजह से बाल गिरते हैं. तो अभी मैं आपको
हेयर साइकिल के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे हेयर के 3 फेज़ होते हैं, एनाजन, कैटाजन और टीलोजन। तो एनाजन जो है दैट इज़ ग्रोथ फेज, जो हर इंसान में लगभग 2 to 6 ईयर्स के तक रहती है। दूसरा रहता है कैटाजन विच इज़ अ ट्रांजिशन फेज, मीन्स हेयर एनाजन से ट्रांजिशन फेज में, मीन्स कैटाजन में जाता है, और उसके बाद टीलोजन फेज आता है विच इज़ रेस्टिंग और शेडिंग फेज। तो उसमें फिर वो टीलोजन रहता है, और वो टीलोजन वहाँ से फिर वो बाल निकल के दूसरा एनाजन फेज में आता है। तो दिस इज़ कंटिन्यूस साइकिल, और हर फॉलिकल ये साइकिल इंडिपेंडेंटली फॉलो करता है। ठीक है, तो इसमें अभी ये जो साइकिल है, तो सारी ट्रीटमेंट बेस्ड कहाँ पे है कि जो ग्रोथ फेज है एनाजन फेज उसको हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, और जो बाल ऑलरेडी एनाजन से कैटाजन में है उसको रिवर्स करने के लिए ये ट्रीटमेंट है। मीन्स ट्रीटमेंट टारगेटेड एट ओनली दिस थिंग। तो जो नॉर्मली बाल होते हैं टीलोजन फेज में दैट इज़ नॉर्मली 8 to 10%, इसीलिए अप टू 100 हेयर्स पर डे लॉस होना इज़ नॉट हेयर लॉस। यानी बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं कि 15-20 बाल गिर रहे हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली नॉट हेयर लॉस, वो हम उसे हेयर शेडिंग बोल सकते हैं। तो हेयर लॉस कब होता है कि जब आपके नंबर ऑफ हेयर्स वो 100 से ऊपर हो, 100-150 से ऊपर हो, या आप हर जगह आपके बेड पे या आपके पीलो पे या आप उठने के बाद अगर आप देखते हो कि हर जगह हेयर है, और उसके बाद जो नया हेयर है वो नहीं आ रहा है और आपको थिनिंग ऑब्जर्व हो रही, देन दैट इज़ हेयर लॉस। और अगर आप हेयर लॉस से सफ़र कर रहे हो तो आपने सबसे पहले आपके नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके आपका इवेल्युएट करना चाहिए, क्योंकि हेयर लॉस के जो जो रीज़न है उसके लिए काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, ट्राइकोस्कोपी रहता है, जो वो कैमरे से देख के आपके बालों के बारे में बता सकते हैं, और फिर वो अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान हो सकती है। अभी जो टीलोजन इफ्लुएम की बात की थी, तो वो टीलोजन इफ्लुएम में ऐसा रहता है कि बहुत स्पीड में, एज अगेंस्ट एंड्रोजेनेटिक और मेल पैटर्न फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, बहुत स्पीड में बाल झड़ते हैं। और ये टीलोजन इफ्लुएम पार्टली मीन्स ये रिवर्सिबल भी हो सकता है अगर आपका जो फैक्टर है जो इसे कॉज कर रहे हैं, जैसे स्ट्रेस है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जिसको अगर हम ट्रीट कर दें तो वो वापस रिवर्सिबल होता है। और अगर एंड्रोजेनेटिक मीन्स आप ट्रीटमेंट ना भी लो तो कभी कभी टीलोजन इफ्लुएम से आप नॉर्मल हेयर साइकिल में आ सकते हो। लेकिन मेल पैटर्न बाल्डनेस या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस में जहाँ भी आपको स्टार्ट हो रहा है तो उसको एग्रेसिवली ट्रीट करना ही है। और इसके ट्रीटमेंट प्लान्स काफ़ी है, बहुत सारी मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन अवेलेबल है, तो वो हम प्लान कर सकते हैं, जिसमें मेनली मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न के लिए जो फिनास्टिराइड नाम की टैबलेट्स है ओरल, विच इज़ टाइम टेस्टेड एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं ऑन इवेल्युएटिंग। और इसके बाद और एक मिनोक्सिडिन सॉल्यूशन है विच इज़ ऑल्सो टाइम टेस्टेड एंड FDA अप्रूव्ड सॉल्यूशन, जो आपके बालों के रूट में जाके वासोडाइलेशन करके न्यूट्रिशनल ये करके वो बालों की थिकनेस या लेंथ बढ़ा सकता है। और डाइट के लिए, हाँ, इन्होंने पूछा है राहुल सिंह ने कि प्लीज़ सजेस्ट अ बैलेंस डाइट टू प्रिवेंट हेयर लॉस। तो बैलेंस डाइट इज़ जिसमें सारे विटामिन्स मिनरल्स हो, जैसे हाई प्रोटीन कंटेंट वाले डाइट खाने हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एग्स, चिकन, ये सब खा सकते हो। अगर वेजिटेरियन हो तो दाल, सोयाबीन, जो भी प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है वो ले सकते हो। पानी बहुत सारा पीना है। उसके बाद फ्रूट्स, यानी जो ट्रेस एलिमेंट है, बाकी विटामिन्स है, जैसे विटामिन B12, D3, तो ये सारा आपको खाना है। और अवॉइड में जंक फूड अवॉइड करना है, फास्ट फूड अवॉइड करना है, ऑयली स्पाइसी खाना थोड़ा सा अवॉइड करना है। और इसमें सप्लीमेंट, वो ट्रीटमेंट में जो मैं बता रहा था, तो फिनास्टिराइड, मिनोक्सिडिल, उसके साथ काफ़ी सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देते हैं, जैसे बायोटीन है, सेलेनियम है, जिंक है, B12 है, ट्रेस एलिमेंट कॉपर है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन आपको डर्मेटोलॉजिस्ट देंगे, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो हेयर लॉस बेसिकली ऐसे है कि हेयर लॉस इज़ नॉट ऐसे सिंगल कोई फैक्टर है जिसे हमें ट्रीट करना है। तो हेयर लॉस इज़ ऑलवेज अ मल्टी फैक्टोरियल थिंग। सो
उसे मल्टीफैक्टोरियल अप्रोच से ही ट्रीट करना चाहिए। और उसके लिए आपको आपके नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट को विज़िट करना पड़ेगा और वो आपको सही सलाह देंगे। और फिर आपके उसी के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी और बैलेंस डाइट आप लेंगे तो वो आपको रिजल्ट्स में काफ़ी मदद करेगा। और बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर एलोपेशिया, तो ये जो है इसका आंसर ऐसे है कि आपको फर्स्ट तो आपको डायग्नोस करना पड़ेगा कि आपका हेयर लॉस किस टाइप का है। वो मेल पैटर्न है, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है या टेलोजन इफ्लुएम है। तो इसको देखने के बाद आपके नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद वो आपको सही सलाह दे सकेंगे। और फिर टाइम टेस्टेड कुछ प्रोसीजरल थिंग्स भी है जो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है, जैसे PRP मीन्स प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जहाँ पे आपके ही ब्लड निकाल के उसको प्रोसेस करके प्लेटलेट और ग्रोथ फैक्टर्स अलग किए जाते हैं और वो फिर मीज़ोगन से या फिर इंजेक्शन से हम उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। और PRP है, लो लेवल लाइट थेरेपी है, जिसमें लाइट से हम हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट कर सकते हैं। और ओके, योगेश अनवाले पूछ रहे डर्मा रोलर प्लस निजोथेरेपी इज लॉन्ग लास्टिंग। तो देखिए, बिकॉज हेयर लॉस और बॉल्डिंग दिस इज़ अ बॉडीज टेंडेंसी। हाँ, तो ये कोई बीमारी नहीं है जिसको हम ठीक कर सकते। तो ये ऐसे है कि लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स के लिए आपको ऐसे है कि ट्रीटमेंट या ये चालू रखना पड़ सकता है। वो डिपेंड करेगा पेशेंट टू पेशेंट और आपके डायग्नोसिस पे। और मीज़ोथेरेपीज अगेन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, वो हेयर फॉलिकल में डायरेक्टली हम डालते हैं। PRP जैसा ही है, लेकिन PRP में हमारे खुद का ब्लड के ये रहते हैं, तो वो बायोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स रहते हैं और वो तुरंत रिजल्ट देते हैं। और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना सही है तो एलोवेरा या समथिंग, तो आई एम नॉट द अथॉरिटी, लेकिन टाइम टेस्टेड जो है तो वो यही है कि आपको आपका न्यूट्रिशनल हेल्दी डाइट, स्ट्रेस फ्री लाइफ और आपकी डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह पे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। गणेश पापे पूछ रहे व्हाट अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट मेंट टू डू, व्हाट आर द ऑप्शन। तो हेयर ट्रांसप्लांट आई थिंक वो सबसे लास्ट ऑप्शन है। अगर आपका एलोपेशिया का ग्रेड 5, 6, 7 है, जहाँ पे पूरे ही बाल चले गए हैं और नए बाल और फॉलिकल क्लोज हो चुके हैं, तो वहाँ पे हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कर सकते हैं। और इसमें हेयर ट्रांसप्लांट के काफ़ी तरीके हैं और वो आपके नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ आप डिस्कस कर सकते हो। और हेयर ट्रांसप्लांट के पहले आपने आपका न्यूट्रिशनल और ये जो फिनास्टिराइड मिनोक्सिडिल है वो आपको यूज़ करना ही होता है विथ PRP एंड मीन्स डिपेंड ऑन द केस टू केस। तो उससे क्या होता है कि जो डोनर एरिया है तो उसके लिए उसको स्ट्रेंथ मिलती है, और जब डोनर एरिया का हेयर अच्छा रहेगा तभी आपका हेयर ट्रांसप्लांट के सक्सेस रेट ज़्यादा होंगे। ओके, और ट्रीटमेंट कितना दिन लेना पड़ेगा, तो दिस डिपेंड्स ऑन अगेन केस टू केस। और हेयर साइकिल ही बेसिकली बहुत लंबा है, तो मिनिमम आपको 6 मंथ्स एग्रेसिवली ट्रीट करना है। अगर 6 मंथ्स में एग्रेसिवली ट्रीट करोगे तो आपका काफ़ी जो हेयर का मीन्स हेयर फॉल है वो कम हो जाएगा और नए बाल आना भी चालू हो सकते हैं। और इसमें ऐसे है कि ट्रीटमेंट बंद करने के बाद भी बहुत बार वो बॉडी का टेंडेंसी रहता है, तो फिर कुछ दिनों के बाद चालू हो सकता है, तो तब हमको फिर से करना है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि दिस इज़ नॉट द डिसीज़ जो हम ट्रीट कर सकते हैं। बॉडी का टेंडेंसी जैसे एजिंग है, तो इसको हम रिवर्स तो नहीं कर सकते, सिर्फ हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। और हाउ टू गेट रीड ऑफ अ डैंड्रफ, तो बेसिकली डैंड्रफ जो है वो हम जिसे सीबोरिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। तो डैंड्रफ इज़ सेमी नेचुरल थिंग, जहाँ पे जो स्किन का फ्लैकिंग है, वो स्किन का जो टर्नओवर रेट है वो बढ़ने की वजह से हमको फ्लैक्स दिखते हैं और इचिंग भी होता है कुछ लोगों को। तो बिकॉज हमेशा डैंड्रफ के बारे में ये रहता है कि वो ट्रीटमेंट लेते हैं उतने दिन जाता है और फिर से रिकर होता है। तो बिकॉज इट इज़ सेमी नेचुरल थिंग और बॉडी का अगेन टेंडेंसी है, तो वो वैसे होता है, बट उसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और जैसे कि OTC में ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। शैम्पू है जिसमें मेनली कीटोकोनाजोल होता है। और डैंड्रफ बेसिकली क्या है कि जो हमारा नॉर्मल
फंगस रहता है जो हमारे बॉडी पे हैबिटेंट है, तो उसी का रिएक्शन होता है और इसीलिए वो उसका एबनॉर्मल रिस्पॉन्स टू नॉर्मल थिंग लीड्स टू डैंड्रफ। तो वो जो है तो उसको शैम्पू या फिर दवाइयों से ठीक हो जाता है और काफ़ी लॉन्ग टर्म रिमिशन में रह सकता है। और कैन वी डू माइक्रो नीडलिंग एंड एट होम? सो माइक्रो नीडलिंग बेसिकली क्या है कि जो डर्मा रोलर रहता है तो उससे हम स्काल्प पे जब हम डर्मा रोलर यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से पोर्स ओपन होते हैं और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। तो आप ये डर्मेटोलॉजिस्ट के सलाह पे अगर वो आपके केस को देख रहे हैं और उनको लगता है कि आप कर सकते हो तो कर सकते हो घर पे। और उसमें ऐसा है कि आपको वर्टिकली 2 बार घुमाना है इस तरह से, फिर हॉरिजॉन्टल घुमाना है और फिर डायगोनली घुमाना है। और मेन बात यह है कि डर्मा रोलर करते वक्त बहुत ज़्यादा उसको प्रेशर नहीं देना है। तो आपके जो हाथ का प्रेशर है उतना ही, मीन्स एल्बो से नहीं आना चाहिए। तो दैट इज़ द प्रॉपर प्रोसेस। और उसके बाद आप मिनोक्सिडिल भी लगा सकते हो, दैट विल इंक्रीज एब्सॉर्प्शन और आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। कैन द डिसीज हैव साइकोलॉजिकल कॉजेस? यस ऑफ कोर्स, डिसीज़ ये जो है तो साइकोलॉजिकल कॉजेस रहती है, बिकॉज स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर जो आपको हेयर लॉस कराता है और आपके हॉर्मोन्स को भी उससे डिस्टर्बेंस होता है। तो साइकोलॉजिकल कॉजेस रह सकते हैं और इवन बॉल्डनेस के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी रह सकते हैं। इज़ देयर एनी सॉल्यूशन फॉर ग्रे हेयर? तो अभी तक तो एविडेंस बेस्ड मेडिकल साइंस में, मीन्स एटलीस्ट एलोपैथी या बाकी सारे में, ऐसे कोई श्योर शॉट ग्रे हेयर का सॉल्यूशन नहीं है। बिकॉज ग्रे हेयर की जो रीजंस है तो वन ऑफ द मेन रीज़न है जेनेटिक्स। तो अगर आपके फैमिली में किसी के बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हुए, मीन्स आपके पैटर्नल साइड या मैटरनल साइड, तो यू आर अगेन मोर प्रोन टू डेवलप ग्रे हेयर, जिसे हम प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर कहते हैं, तो उसे कैनेटिस कहते हैं। तो उसके लिए श्योर शॉट सॉल्यूशन नहीं है। कभी कभी वो बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होता है तो उसके लिए मेलाटोनिन या ये सब देते हैं, और उसके लिए उसके रिज़ल्ट थोड़ा वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। लेकिन अगर कोई आपको बोलता है कि 100% कोई कहीं पर अगर ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है, तो वो आज के मॉडर्न मेडिसिन में अभी तक कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। हाँ, बट अगर वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो वो कुछ हद तक वो ट्रीट किया जा सकता है और कुछ पेशेंट्स को उसके रिज़ल्ट मिल सकते हैं। ग्रे वही है। और हेयर फॉल इज़ आल्सो कॉज बाय हार्मोनल इम्बेलेंस? तो यस, ये फीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा है जो कि पीसीओडी या ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उनको, या फिर थायराइड प्रॉब्लम है जैसे हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइडिज्म, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो अलोंग विद द न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट और हेयर का जो ट्रीटमेंट है, उसी के साथ हमें रूट कॉज भी आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। जैसे थायराइड है तो थायराइड का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, पीसीओएस है यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़, तो उसके लिए भी वो गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर में ट्रीट करके उसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, सो दैट अपने को रिज़ल्ट फास्ट आएगी। हाउ ओपन शुड बी ऑयल द हेयर? तो बिकॉज देखो, ऑयल बेसिकली हमारे हेयर्स को कंडीशन करता है। तो अगर आपको आपका ऑलरेडी ऑयली स्काल्प है तो वंस अ वीक दैट इज़ इनफ। और अगर आपका ड्राई स्काल्प है फिर भी आपको ऑयल ट्वाइस अ वीक तक करना है, और बहुत देर तक उसको अपने बालों में या स्काल्प पे नहीं लगाना है, बिकॉज उसके लिए भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकता है, डर्ट वगैरह हो सकता है। तो आपको अगर ऑयल लगाना भी है तो वो मैक्सिमम शैम्पू के 1 to 2 आवर्स बिफोर लगाना है और फिर शैम्पू से धो लेना है। तो बेसिकली आपको हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल ये फॉलो करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है हेयर की हेल्थ के लिए। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ विच इज़ एक्चुअली वेरी सिंपल, और आप सभी लोगों के लिए कोई मीन्स काम में आ सकती है। जैसे बाल कौन से पानी से धोने चाहिए? तो ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म पानी यूज़ नहीं करना है, उससे बालों का डैमेज होता है। तो सिर्फ आपको अपना जो लूक वार्म वाटर रहता है यानी कोमट पानी जो बोलते हैं वही यूज़ करना है। पीआरबी में प्लेट्स या कोई और केमिकल या एक्स्ट्रा थिंग ऐड की जाती है। तो एक्चुअली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा
में प्लेटलेट के साथ बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी ब्लड से मिले हुए रहते हैं। तो उसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है और वो खुद के ब्लड के रहते हैं, यानी बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब होते हैं और बहुत अच्छे से उसके रिजल्ट्स आते हैं। और कैन MX5 बी केप्ट ओवरनाइट? यस, MX5 इज़ मिनोक्सिडिल 5%, तो वो आप ओवरनाइट रख सकते हो आपके बॉल्ड पैचेस पे। 1 to 1.5 ml आपको रात को लगाना है और ओवरनाइट रख सकते हो। दूसरा एक बात है कि हेयर के टिप्स में आपको जो बाल है वो जब गीले हो, जब वेट एयर है, तो उसको कोम नहीं करना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर से रगड़ रगड़ के उसको ये आपको रगड़ रगड़ के साफ़ नहीं करना है, क्योंकि उससे क्यूटिकल रूट सब डैमेज होता है। हेयर लॉस के लिए कितना PRP का सेशन करना पड़ेगा? डिपेंड करता है, ये केस टू केस आपको कैसे रिजल्ट आते हैं उसके। बट एटलीस्ट 6 सेशंस आर नेसेसरी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि 6 सेशंस 1 मंथ अपार्ट, मीन्स हर महीने में एक बार आपको करना है। और उसकी वजह से जो भी है तो उसके रिज़ल्ट आपको अच्छे से आएगी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। हाय हार्दिक, हाउ ऑफन वी शुड वॉश हेयर इन अ वीक? डिपेंड्स ऑन योर हेयर टाइप, आपका हेयर टाइप कैसे है। और ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक आप आपके हेयर वॉश कर सकते हैं। इसके बाद अगर ऑयल लगाना है तो कम लगाना है, वो भी आपको नहाने के 1 या 2 घंटे पहले लगाना है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि शैम्पू कौन सा यूज़ करना चाहिए, या फिर मेरे बालों के लिए कौन सा शैम्पू ठीक है। तो देखो, ये तो आपके बाल कैसे है उस पर डिपेंड करता है बेसिकली। और हेवीली मार्केटेड और बहुत सारे शैम्पूज़ अवेलेबल है जो कि इतने इफ़ेक्टिव नहीं है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका बालों का टाइप कौन सा है। और अगर आपका बाल थिन है तो आप वॉल्यूमनाइजिंग शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली शैम्पू इज़ नथिंग बट अ क्लिनज़र, जो आपके बालों का और स्काल्प का डर्ट क्लीन कर सके। तो शैम्पू के लिए आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि केमिकल फ्री, मीन्स सल्फेट्स या पैराबेन फ्री शैम्पू प्रीफर करना चाहिए, जो कि आपके बालों को या बालों के रूट्स को डैमेज नहीं करता है। और काफ़ी सारे एंटी हेयर फॉल शैम्पूज़ भी है जो आप यूज़ कर सकते हो आपकी डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह पर। हाँ, बेसिकली दैट विल नॉट डैमेज योर हेयर क्यूटिकल और स्काल्प, और अच्छे से क्लिनजिंग भी होगा। तो और शैम्पू कितनी बार करना है ये आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। तो और अगर आपको डैंड्रफ है तो आप ट्वाइस अ वीक और वंस अ वीक आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी यूज़ कर सकते हो। और मेन यही है कि सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री शैम्पू अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके हेयर डैमेज नहीं होते। सेकंड है कि आपके हेयर को ब्लो ड्राई नहीं करना है, स्पेशली फीमेल्स जो हेयर स्टाइल के लिए ब्लो ड्राई करती है। दैट इज़ वंस अ मंथ इट इज़ ओके अगर आपको कोई फंक्शंस में जाना है, बिकॉज हीट से हमारे हेयर के जो डाइसल्फाइड बॉन्ड रहते हैं वो ब्रेक होते हैं और आपके हेयर ब्रिटल और थिनिंग होता है, और विच विल इवेंचुअली लीड टू हेयर फॉल। मीन्स जैसे आज तुमने किया तो आज तो नहीं होगा, लेकिन आप अगर बार बार इसको इस्तेमाल कर रहे हो, हेयर ड्रायर या ब्लो ड्रायर से ब्लो ड्रायर कर रहे हो आपके हेयर्स को, तो वो उससे हेयर डैमेज होता है, हेयर का क्यूटिकल डैमेज होता है। तो बेसिकली बेस्ट मेथड इज़ टॉवेल ड्राई करो और फिर एयर ड्राई होने दो नेचुरली। वंस इन अ वाइल इट इज़ ओके। और आपको आपके बालों की केयर लेनी है। बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट जैसे हेयर बॉन्डिंग, रीबॉन्डिंग नहीं करना है। और जैसे वो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो रहते हैं हेयर के ब्रेक होते हैं, यानी स्ट्रेटनिंग या कर्लिंग जो भी आप करते हो वो भी आपको कम करना है। हाँ, क्योंकि उससे भी हेयर के जो रूट्स है, क्यूटिकल है, वो डैमेज होते हैं। वाटर का इम्पैक्ट कितना होता है हेयर लॉस पर? तो वाटर का इम्पैक्ट ऐसे है कि वो अगर हार्ड वाटर है तो बाल थोड़े से ड्राई होते हैं, तो बट एट द एंड वो ये सारी चीज़ों से इम्पैक्ट नहीं करता है। आपका जो डाइट है वो अगर ठीक रहा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं है आप में, तो आपको वाटर या फिर ऑयल या शैम्पू ये इतना अफेक्ट नहीं करता है। सीरम यूज़ करना सेफ़ है? तो ऑफ कोर्स सेफ़ है, वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह पर आप उसे यूज़ कर सकते हो। विच शैम्पू टू यूज़? तो दिस इज़ अगेन a simple thing. You have to use simple paraben
सल्फेट, SLES जो सोडियम लोरेट सल्फेट होता है, दिस आर ऑल केमिकल्स जो हमारे हेयर को अगर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो डैमेज कर सकते हैं इन द लॉन्ग टर्म। तो आपको सिंपली केमिकल फ्री शैम्पू यूज़ करना है, दैट विल हेल्प यू इन योर हेयर हेल्थ। और अच्छा है। हेयर डाई करने से कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? तो बेसिकली हेयर डाइज कुछ नहीं, कैमोफ्लेज ट्रीटमेंट है। अगर आपको ग्रेइंग ऑफ हेयर है तो आप एक्सटर्नली वो हेयर कलर आपको मीन्स डाई जो है वो कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल आपको कोई रिएक्शन नहीं होती है तो वो आप सेफली यूज़ कर सकते हो। और उसके लिए भी आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को, अगर आपको रिएक्शन आती है तो नेचुरल कलर्स अवेलेबल है जो कि पूरी तरह से केमिकल फ्री है। और अगेन उसमें भी सारे शेड्स अवेलेबल हैं और जो कि काफ़ी आपके स्किन के लिए और आपके हेयर के लिए काफ़ी सेफ़ है। या फिर आप नॉर्मल भी अमोनिया फ्री यूज़ कर सकते हो। और इन शॉर्ट आपके हेयर केयर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हाउ ऑफनली वी शुड कलर अवर हेयर्स। सो वंस अ मंथ इज़ ओके। अगर आपको काफ़ी प्रॉब्लम नहीं है तो बार बार करने से वो हेयर डैमेज होने की संभावना है। और उससे इम्पोर्टेंट है कि आप कौन सा हेयर कलर यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप नेचुरल केमिकल फ्री हेयर कलर यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको हेयर डाई से रिएक्शन आती है तो आप आपके नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लें, क्योंकि उस वजह से हेयर भी डैमेज होते हैं और फॉलिकल भी डैमेज हो सकते हैं। आपको डाइट में क्या खाना चाहिए? तो डाइट में आपको जो प्रोटीन रिच फूड है वो खाना है। वीकली फ्रेश वेजिटेबल्स खाने हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने हैं। फिर फ्रूट्स खाने हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल है वो आप खा सकते हो। और जंक फूड और ये सब आपको अवॉइड करना है। तो बेसिकली हेयर हेल्थ के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है, जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें आप एक्सरसाइज करो, स्ट्रेस फ्री रहो, कम से कम स्ट्रेस रखो, और नींद अच्छे से लो, मीन्स 6 to 8 आवर्स स्लीप इज़ नेसेसरी। और आपका जो भी खाने पीने का है वो बैलेंस डाइट होना चाहिए, प्रोटीन रिच बैलेंस डाइट। तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और अगर आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, हेयर शेडिंग और हेयर लॉस, इसका अगर आप खुद एनालिसिस करो और आपके अगर हेयर लॉस के कैटेगरी में आते हो तो आप इनिशियली आपके नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लो, क्योंकि अगर उसको काफ़ी टाइम लेट हो गया तो ट्रीटमेंट को लंबा चलता है और रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते। आप जब स्टार्टिंग में ही कर रहे हो, अगर आपका हेयर लॉस अभी स्टार्ट हुआ है और अभी आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आपके रिज़ल्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बेस्ट ऑयल हेयर के लिए तो एक्चुअली ऑयल जो है सिर्फ कंडीशन का काम करता है। तो एनी सिंपल ऑयल विच सूट्स योर हेयर आप यूज़ कर सकते हो। सिर्फ इम्पोर्टेंट है कि वो आप ज़्यादा देर तक नहीं रखें। अगर आपका ऑयली स्कैल्प है या आपको डैंड्रफ की शिकायत है तो आप कम से कम देर तक ऑयल आपके सिर में लगा के रखें, यानी जैसे मैंने बताया 1 घंटा या 2 घंटे पहले, उससे ज़्यादा नहीं। सन डैमेज होता है क्या? तो ऑफ कोर्स सन डैमेज होता है। तो अभी उसके लिए हेयर के लिए भी सनस्क्रीन और वो सब अवेलेबल है। तो अगर आपके बाल, आपका काफ़ी सन एक्सपोजर है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैनुअल सन प्रोटेक्शन, जैसे कि वियरिंग स्कार्फ, हेलमेट, कैप, वो काफ़ी ज़रूरी है। हाउ टू प्रिवेंट हेयर नेचुरली? तो नेचुरली हेयर लॉस प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है, बैलेंस डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, जो एक्सरसाइज करो, अच्छे से खाओ और हेयर की केयर करो। जैसे सिंपल केयर करो, क्लींस करो उसे अच्छे से, और शैम्पू जो आपको सूट हो वो यूज़ करो, और काफ़ी केमिकल ट्रीटमेंट अवॉइड करो। तो इतना आपके नेचुरली हेयर के लिए काफ़ी है। और अगर आपको लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, मीन्स मोर देन 100 या उससे ज़्यादा बाल आपके हर रोज़ गिरते हैं, तो आप आपके नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह ले सकते हैं। और एक था कि यंग गर्ल्स में या टीनेज गर्ल्स में एक क्वेश्चन था कि 16 ईयर्स के गर्ल्स को अगर हेयर फॉल हो रहा है, तो बेसिकली जो टीनेज हेयर फॉल है या जो यंग लोगों में हेयर फॉल है, तो
तो दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ, अगर गर्ल्स में है तो वो हार्मोनल रीज़न रह सकता है। तो आप नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के, अगर उनको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़ या ऐसे कुछ है तो उसका टेस्ट करवा लेना चाहिए, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो तो उसको इन्वेस्टिगेट करके उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है। और एक था कि ऑनियन जूस अफेक्ट करता है क्या। तो ऑनियन जूस एक्चुअली वो चीज़ में अथॉरिटी नहीं है हम, बट उसका रिसर्च करने पे ऐसा है कि ऑनियन जूस में कंटेंट रहता है, हाई कंटेंट रहता है सल्फ़र का, और फिर काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट है। बट वो टॉपिकली लगाने के बाद वो हेयर को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस अभी तक नहीं है। तो और लास्ट बट सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस ये है कि आप आपके हेयर के लिए ऑथेंटिक सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और उसके अकॉर्डिंग वर्क करें। जैसे कि गूगल, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस है, इंस्टा पे काफ़ी चीज़ें रहती है, उस पर बिलीव ना करें। एविडेंस बेस्ड टाइम टेस्टेड जो चीज़ें हैं उसी पे बिलीव करें। और अगर आपको कोई भी परेशानी है तो, और ड्रग्स के बारे में या फिर आपके ट्रीटमेंट प्लान के बारे में, तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से सारे सवाल पूछें, उनसे आपका प्रॉब्लम डिस्कस करें। इनऑथेंटिक सोर्सेज पे बिलीव ना करें, क्योंकि वो आपके हेयर के लिए हानिकारक है। अगर उसमें आप आपका टाइम वेस्ट करते हो और एट द एंड आपको फिर जब ट्रीटमेंट लेना है तब ऐसा होता है बहुत बार कि पेशेंट्स आते हैं, उन वो पहले दूसरा कुछ तो होम रेमेडीज़ ट्राई करते हैं विच आर नॉट एविडेंस बेस्ड और टाइम टेस्टेड, और बाद में जब बहुत देर हो जाती है तब वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं। तो वो एक्चुअली आपके हेयर के लिए और आपके हेयर लॉस के लिए हानिकारक है। स्प्लिट एंड्स के लिए क्या कर सकते हो, तो बेसिकली स्प्लिट एंड के लिए आपको आपके हेयर्स टाइम टू टाइम ट्रिम करने हैं, सो दैट स्प्लिट एंड्स डेवलप ना हो। स्प्लिट एंड्स के लिए आप मीन्स कोई ट्रीटमेंट या सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। व्हाट इज़ द हार्म ऑफ ड्रिंक्स। ड्रिंक्स देखो, अल्कोहल या फिर स्मोकिंग तो हेयर फॉलिकल के लिए बुरा ही रहता है। स्मोकिंग का तो सीधा सीधा इम्पैक्ट है, स्मोकिंग से हेयर लॉस होता है। तो जितना आप अवॉइड करो वो आपके हेल्थ के लिए भी, या फिर मीन्स ओवरऑल हेल्थ के लिए भी, या और बालों की हेल्थ के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का थैंक यू। आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। और फिर से एक बार आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दशहरे की। थैंक यू।